जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कैप्टन K2 एकेडमी में। तो हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं का जो भूगोल था, उसका पहला जो चैप्टर था संसाधन। उसमें हम लोगों ने क्या कहते हैं, संसाधन संरक्षण हेतु दो तीन जो कार्यक्रम हुए थे उसको हम लोगों ने देखा था पिछली कक्षा में, और हेडिंग मिलाकर हमने छोड़ा था सतत विकास। आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है सतत विकास की अवधारणा। तो हेडिंग डाल देंगे सतत विकास। चैप्टर क्या आज पढ़ना, क्या हमें सतत विकास की अवधारणा आज हमें पढ़ना है। सतत विकास, सतत विकास क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है 2 नंबर में और 5 नंबर में कि सतत विकास की अवधारणा क्या है, उसको आप बताइए। तो हम लोग सर्वप्रथम देखने का प्रयास करेंगे आखिर ये सतत विकास क्या है, इसका अर्थ हम लोग समझेंगे। सतत विकास का क्या समझेंगे, अर्थ समझेंगे। तो इसका जो परिभाषा और लिखना चाहते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं कि हमारे पास कोयला क्या है, एक संसाधन है। इसको समझ के उसके बाद कोयला हमारे पास क्या है, चलिए संसाधन है कोयला। अब होता क्या है कि सतत विकास की अवधारणा क्या कहता है कि भाई पर्यावरण को हानि नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, पर्यावरण को हानि नहीं होना चाहिए, पर्यावरण को हानि नहीं होना चाहिए। 2 नंबर सतत विकास क्या कहता है कि भाई जो भविष्य की जो आवश्यकता है, क्या भविष्य की आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति होनी चाहिए, भविष्य की आवश्यकता की भी पूर्ति होनी चाहिए। और क्या, जो वर्तमान का जो हमारा विकास कार्य है, वर्तमान का विकास कार्य वो भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, वो भी जारी रहना चाहिए। तो ये सब जिसमें बातें होगी वही होगा सतत विकास। क्या होगा, सतत। सतत में से वैसे लगातार होता है, लेकिन लगातार मतलब क्या कि लगातार ये नहीं कि मतलब लगातार हम लोग पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं, लगातार वृद्धि विकास कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सतत विकास की अवधारणा क्या कहती है, उसमें ना तो हमको पर्यावरण को हानि पहुंचाना है, पहला नंबर बात। दूसरा नंबर कहता है कि अगर आप संसाधन का उपयोग कर रहे हैं तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि संसाधन भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन बच रहे हैं या नहीं बच रहे हैं, ये भी बात हमको देखना पड़ेगा। और तीसरा नंबर बात है कि भाई वर्तमान की भी जो आवश्यकता है उसकी भी हमें पूर्ति करना है। अब देखिए कोयला है, तो कोयला इतना मात्रा में हमें मतलब क्या कहते हैं, जलाना भी नहीं जिससे पर्यावरण प्रदूषण हो, पहला नंबर बात। इसको सीमित मात्रा में जलाना। दूसरा नंबर बात क्या है कि भविष्य की आवश्यकता, कोयला को इतना ही हमें उपयोग करना है कि भविष्य में आने वाला हमारा जो पीढ़ी है वो भी उपयोग कर सके। और तीसरा नंबर बात कि हम लोग भी उपयोग कर सके वर्तमान में। तो ये 3 बातें कहता है सतत विकास की अवधारणा। फिर से एक बार समझने का कोशिश करेंगे। सतत विकास क्या कहता है कि संसाधन का ऐसा उपयोग होना चाहिए जिससे ना तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचे, ठीक है, और भविष्य की आवश्यकता भी पूर्ति हो जाए और वर्तमान का विकास कार्य भी जारी रहे। तो ये सारी जो प्रक्रिया होती है वैसी प्रक्रिया को हम लोग सतत विकास के अंतर्गत समझते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग भाषा के रूप में फिर हम लिखना शुरू करते हैं। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग। तो क्या हो गया, सतत विकास की अवधारणा क्या हो जाएगा, सतत विकास की अवधारणा क्या होगा कि वैसी व्यवस्था जिसमें वैसी व्यवस्था जिसमें पर्यावरण को बिना वैसी व्यवस्था जिसमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान के विकास कार्य को जारी रखना
वर्तमान के विकास कार्य को जारी रखना ही सतत विकास है, सतत विकास है। ठीक है, समझने का कोशिश करिए। इसमें 3 पॉइंट हमने लिखा है। पहला क्या है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए, ठीक है, तथा भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान की विकास कार्य को जारी रखना है, मतलब जारी रखते हुए। ये 3 चीज होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए कि भाई अगर हम संसाधन का उपयोग कर रहे हैं तो संसाधन के उपयोग करने के दौरान पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। बहुत कम है, करिएगा तो होगा ही, लेकिन बहुत कम मात्रा में, ध्यान में ये रखना। दूसरा नंबर बात है कि भविष्य की आवश्यकता भी पूर्ति हो सके। ये नहीं कि मेरे पास अभी खूब जमीन जायदाद है, हम सारा बेच करके पूरा मतलब उड़ा दें, ठीक है, अय्यासी में उड़ा दे। अब बताइए आने वाला जो हम लोग का जो पीढ़ी रहेगा फिर वो क्या खाएगा, वो कैसे जीवन यापन करेगा, तो उसकी भी तो आवश्यकता हमको देखनी है। और तीसरा नंबर बात है कि अपना भी जो वर्तमान का जो विकास काम चल रहा है उसकी भी पूर्ति हो जाना चाहिए। तो ऐसी जो व्यवस्था है, ऐसी जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया सतत विकास कहलाती है। क्या कहलाती है? सतत विकास कहलाती है। बातें समझ में आ गई होगी। अब देखिए, तो सतत विकास का बात हम लोगों ने देखा। अब इसी में आता है कि सतत विकास की अवधारणा को आप लोग स्पष्ट कीजिए। क्या कहते हैं? सतत विकास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो इसी में ये देखिए, आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी यहाँ से बन सकते हैं। इसके बाद अभी इसमें बहुत सारी बातें पढ़ना, ठीक है ना। अब ये तो हो गया। इसी में अगर दीर्घोत्तरीय में पूछ दे कि सतत विकास की अवधारणा को आप लोग स्पष्ट कीजिए, तो ये तो बात लिख देना है। इसको आप चाहेंगे तो पॉइंट बनाकर भी 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट इस टाइप से भी लिख सकते हैं। और पॉइंट बना के लिखने में और ज्यादा नंबर मिलेगा। भाषा से अधिक है कि आप पॉइंट बना के लिखिए, ठीक है, तो ज्यादा नंबर आएगा आपको। तो सतत विकास है। अब देखिए इसमें क्या करना है हमको कि पैराग्राफ चेंज करके अवधारणा के थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ाएंगे। तो कहता है कि जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सतत विकास की अवधारणा अति आवश्यक है, ठीक है ना। तो अगर इसमें लिखना शुरू करेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखना शुरू करिएगा, जीवन की गुणवत्ता को, जीवन की गुणवत्ता बनाए, जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, बनाए रखने, जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए संसाधन का, जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों का, संसाधनों का, संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा, या जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों का, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, विवेकपूर्ण उपयोग, उपयोग अति आवश्यक है, अति आवश्यक है, अति आवश्यक है, ठीक है। क्या? जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग अति आवश्यक है। अब देखिए, क्योंकि जो मनुष्य है, मनुष्य क्या करता है? अति आवश्यक है, क्योंकि जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने संसाधनों का विवेकपूर्ण अति आवश्यक, क्योंकि मनुष्य, क्योंकि मनुष्य संसाधन को, क्योंकि मनुष्य संसाधन को, संसाधन को प्रकृति उपहार समझकर, मनुष्य संसाधन को प्राकृतिक उपहार समझकर, प्राकृतिक उपहार समझकर, प्राकृतिक उपहार समझकर अंधाधुन, अंधाधुन, अंधाधुन उसका, अंधाधुन उसका उपयोग कर रहा है, अंधाधुन उसका उपयोग कर रहा है, कर रहा है, जिससे, जिससे विभिन्न प्रकार के, जिससे विभिन्न प्रकार के, प्रकार के पर्यावरणीय, जिससे विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय समस्या, समस्या जैसे, जैसे विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय समस्या जैसे, दिख रहा है क्या? 1 मिनट रुक जाइए, दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, 1 लाइन और हो जाएगा। जिससे विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय समस्या जैसे, जैसे भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय
भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय तापन, ठीक है। असमय वर्षा, असमय वर्षा, ठीक है। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि समस्या, इत्यादि समस्या उत्पन्न हो रही है। इसमें और लिखते, थोड़ा जगह अभाव है, उत्पन्न हो रही है। चलिए यहाँ तक पहले लिखेंगे, क्योंकि जगह का अभाव है, ठीक है, तो थोड़ा दिक्कत होगा। तो यहाँ तक पहले आप लोग लिखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे फिर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक पहले आप लोग लिख लेंगे, उत्पन्न हो रही है। चलिए यहाँ तक दिख रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है कि विभिन्न प्रकार, अब देखिए हमने लिखा क्या, उसको ध्यान से सुनिएगा। ये जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कि भाई अगर अच्छी तरीके से हमको जीवन यापन करना है ना, तो पहला नंबर बात है संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग हमको मतलब नितांत आवश्यक है, अति आवश्यक है। अगर हम संसाधन का विवेकपूर्ण, विवेकपूर्ण कहने का अर्थ है कि संसाधन का मतलब ज्यादा इन्हें की खूब उपयोग कर लेना, फिर आने वाली पीढ़ी को नुकसान पहुंचे, पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचे। और हमको ये बुद्धि लगाना कि अगर ये खत्म हो गया तो फिर अगला इसी के जैसा हम क्या ढूंढ लें, तो ये विवेकपूर्ण हुआ। क्योंकि मनुष्य जो है ना, संसाधन को प्राकृतिक उपहार समझता है। अरे भगवान दिया, इसको अंधाधुन उपयोग करो, जितना लूटना है लूटो, समझ करके अंधाधुन उपयोग करता है। जब उपयोग कर रहा है तो उसमें क्या होता है, जिससे विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय समस्या जैसे भूमंडलीय तापन, असमय वर्षा, अम्ल वर्षा इत्यादि समस्या उत्पन्न हो रही है, इत्यादि, इत्यादि उत्पन्न हो रही है, ठीक है। इसको समस्या कर दे, इत्यादि उत्पन्न हो रही है। तो इससे होता क्या, जब ये सब उत्पन्न होगा तो पृथ्वी हमारा संकट में पड़ जाएगा। जब पृथ्वी संकट में पड़ जाएगा तो मानवीय सभ्यता का नाश होने लगेगा, सिंपल सी बात है। इससे आगे अगर हम चर्चा करें तो इससे आगे हम लोग ऊपर की ओर शुरू करेंगे, ठीक है ना, ऊपर की ओर लिखना हम लोग शुरू करेंगे। इसमें बहुत सारा उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना। मृदा संरक्षण हो गया, ओजोन मंडल का क्षय हो रहा है, कई प्रकार के पर्यावरणीय समस्या इससे उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो इस समस्याओं को कम करने के लिए, निजात पाने के लिए हमें सतत विकास की अवधारणा बनानी चाहिए। तो उत्पन्न हो रही है, ठीक है, उत्पन्न हो रही है, यहाँ लिख रहे हैं। अतः इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ यहाँ लिख रहे हैं, अगर दिख रहा होगा तो यहाँ लिख रहे हैं अतः, अतः इन समस्या से, समस्या से निजात पाने, निजात मतलब छुटकारा, निजात पाने के लिए, निजात पाने, पाने के लिए सतत विकास की, सतत विकास की, विकास की अवधारणा, अवधारणा अति आवश्यक है, अति आवश्यक है, ठीक है। ये हो गया, अति आवश्यक है। ये आपके 5 नंबर में प्रश्न, दीर्घ में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, कि सतत विकास की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, उसकी व्याख्या करें। तो ये था, मेरे ख्याल से आप लोग को बहुत सरल भाषा में हमने लिखाने का प्रयास किया है और समझ में आ जाना चाहिए आप लोग को, ठीक है। चलिए, दिख रहा है, उधर भी दिख रहा है। चलिए, लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, हट गए सामने से, स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से लेकर के इसको लिखेंगे। फिर आगे हम लोग बात करने वाले हैं अगला टॉपिक पे, ठीक है। चलिए, तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, अति आवश्यक है। और इसमें एक बात और लिखेंगे, चलिए इसको मिटा करके फिर आगे हम लोग बात करते हैं। ये तो सतत विकास की अवधारणा भी हम लोग पढ़ रहे हैं। आप इसमें आप लोग कोटेशन भी डाल सकते हैं, अगर ये जो खत्म हो गया उसके नीचे ये भी डाल सकते हैं कि तपती धरती जलते पांव, होते वृक्ष तो मिलते छांव। ये कोटेशन डाल करके लिख दीजिएगा तो थोड़ा अच्छा उत्तर लगेगा, ठीक है ना। इसमें अगर सतत विकास की अवधारणा जो लास्ट में बचा था, वहां आप लोग ये कोटेशन डाल सकते हैं, तपती धरती जलते पांव, तपती धरती जलते पांव, तपती धरती जलते पांव,
जलते पांव, होते वृक्ष तो मिलते छांव, होते वृक्ष तो मिलते छांव, होते वृक्ष तो मिलते छांव। ये बात आप लिख सकते हैं कोटेशन के तौर पे, बहुत अच्छा लगेगा, उत्तर भी अच्छा तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सतत विकास की अवधारणा पर रहे तो उसमें एक बात हम लोग गौर किए थे कि भाई पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगर पर्यावरण को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, तो आने वाला जो हमारा पीढ़ी है, हमारा जो भविष्य है और हमारा वर्तमान भी बिगड़ सकता है। तो इस वजह से अगर हम किसी संसाधन का उपयोग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एकदम ये सजग रहना चाहिए कि भाई पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए और संसाधन का सीमित मात्रा में उपयोग करें, बुद्धिमानी तरीका से उपयोग करें। तो ऐसी अवधारणा ही सतत विकास है। अब देखिए, ये तो कोटेशन लिख लेंगे आप लोग। चलिए, अब बातें आती है कि सतत विकास की जो अवधारणा है सर, ये क्यों प्रस्तुत किया गया। चूंकि आपको पता होना चाहिए कि लोग प्राकृतिक उपहार समझकर संसाधन का एकदम अंधाधुंध उपयोग कर रहा था, जिससे हुआ क्या, कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होने लगी और पूरा विश्व इससे प्रभावित अभी भी हो रहा। अभी देख रहे हैं, अभी चल रहा है आपका मार्च और इतना भयानक गर्मी पड़ रही है अभी, कुछ कहने का, निकलिएगा बाहर लगेगा कि एकदम धूप जला कर देगा। तो ये हो क्यों रहा है भाई, ये हो रहा है कि हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। अब पर्यावरण अपना रौद्र रूप दिखा रही है हमारे ऊपर। तो चलिए, तो सतत विकास की अवधारणा में हम लोग देख लिए थे उसका, ठीक है, कि क्या है और क्या। आप देखिए, सतत विकास की जो अवधारणा है ये सर्वप्रथम ब्रटलैंड आयोग के द्वारा, जो ब्रटलैंड आयोग है उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा, ब्रटलैंड आयोग के द्वारा ये क्या कहते हैं, अवधारणा प्रस्तुत किया गया था। उसी के बारे में हम लोग अगला जो टॉपिक होगा वही है। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें डैश दे करके, तीर दे के लिखेंगे। सतत विकास की अवधारणा में ही लिखना क्या है कि सतत विकास की अवधारणा, सतत विकास की अवधारणा, सतत विकास की अवधारणा 1987 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में ब्रटलैंड आयोग, ब्रटलैंड आयोग के द्वारा, 1987 ईस्वी में ब्रटलैंड आयोग के द्वारा, प्रस्तुत किया गया, जिसमें संसाधन संरक्षण के लिए, जिसमें संसाधन संरक्षण के लिए एक शीर्षक से एक क्या कहते हैं न्यूज प्रकाशित हुआ था। संसाधन संरक्षण के लिए हमारा साझा भविष्य, संसाधन संरक्षण के लिए हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर से एक शीर्षक प्रकाशित हुआ था। एक आवर कॉमन फ्यूचर, आवर साझा भविष्य नामक शीर्षक से एक नोट प्रकाशित हुआ था। आप समझिए, एक नोट प्रकाशित हुआ था। हुआ क्या था कि जब देखा कि पर्यावरण जो है वो अनुकूल नहीं प्रतिकूल होते जा रही है, पर्यावरण ज्यादा प्रदूषित होते जा रही है, तो विश्व स्तर पर एक बैठक बुलाया गया 1987 ईस्वी में ब्रटलैंड आयोग के द्वारा। और इसमें यह बात किया गया कि भाई संसाधन संरक्षण के लिए, ठीक है ना, हम लोग को कदम उठाना चाहिए। तो उसमें बोला कि कदम उठाने चलिए, तो ऐसे तो बात होगा नहीं, तो बोला कि चलिए एक शीर्षक, जैसे शीर्षक होता है ना कोई कहानी का ऊपर में, ठीक उसी प्रकार से हमारा साझा भविष्य यानी पूरा विश्व को लेकर के एक शीर्षक तैयार किया गया और उसमें पर्यावरण से संबंधित और संसाधन संरक्षण से संबंधित बातों को प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा, तो ब्रटलैंड आयोग के द्वारा। कब, 1987 ईस्वी में। तो उसी समय सर्वप्रथम सतत विकास की अवधारणा 1987 ईस्वी में ब्रटलैंड आयोग के द्वारा दिया गया, जिसमें यह बात कहा गया कि भाई पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है, भविष्य की आवश्यकता भी पूर्ति करना है और वर्तमान की भी आवश्यकता पूर्ति करना है।
तो ये जो अवधारणा हम लोग को अपनानी पड़ेगी, नहीं तो हमारा जो पृथ्वी हो संकटग्रस्त हो जाएगा, संकट में हो जाएगा और मानवीय सभ्यता विलुप्त होते चल जाएगी। तो 1987 में ये बात वो प्रकाशित किया था। ठीक है, अब हम लोग इसी में बात करेंगे जो विभिन्न जो पृथ्वी सम्मेलन हुए हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये तो सतत विकास की अवधारणा था। अब हेडिंग इसी में डाल दीजिएगा, विभिन्न पृथ्वी सम्मेलन। क्या? विभिन्न पृथ्वी सम्मेलन, विभिन्न पृथ्वी सम्मेलन, विभिन्न पृथ्वी सम्मेलन। हेडिंग क्या डालना है? विभिन्न पृथ्वी सम्मेलन। तो विभिन्न पृथ्वी सम्मेलन अभी तक हम लोग हमारे किताब में जो है वो 3 पृथ्वी सम्मेलन दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें हम लोग प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के बारे में सर्वप्रथम देखेंगे। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के बारे में हम लोग देखेंगे अच्छी तरीके से। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, तो इसका जो आयोजन हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, इसमें लिखेंगे आयोजन स्थल। ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में पहला जो पॉइंट होगा हम लोग का क्या होगा? पहला जो पॉइंट होगा वो होगा आयोजन स्थल। आयोजन स्थल की प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ था? आयोजन कहाँ किया गया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन? तो रियो डी जेनेरो में। कहाँ किया गया था? ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? आयोजन का समय कब था? दूसरा पॉइंट, आयोजन का समय। आयोजन ये जो है, ठीक है, आयोजन का समय कब था? तो आयोजन का जो समय था वो आयोजन का समय था आपका, आयोजन का समय था जून में ही। ठीक है ना, जून 1992 ईस्वी में। कब? तो जून 1992 ईस्वी में आयोजन किया गया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का। ठीक है, तो इसमें कितने देश भाग लिए थे? सम्मिलित देश। अगर हम तीसरा पॉइंट की बात करें तो सम्मिलित देश, ठीक है, सम्मिलित देश कितना था? इसमें कितना देश भाग लिया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में? तो 178। कितना भाग लिया था? 178 देश भाग लिया था। कितना देश भाग लिया था? 178 देश भाग लिया गया था। अब इस बल किस पे दिया गया? ठीक है, इसकी विशेषता क्या थी? इधर हम विशेषता लिख रहे हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की विशेषता। ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में विशेषता है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की विशेषता, पृथ्वी सम्मेलन की विशेषता। इसकी विशेषता क्या था कि आखिर बुलाया क्यों गया था? ये जो सम्मेलन बुलाया क्यों गया था? लोगों को, इतना देश के लोगों को बुलाया क्यों गया था? कुछ तो रीजन होगा। क्या रीजन था? तो वही विशेषता हम लोग लिखने वाले हैं। तो विशेषता भाई बोला था कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। क्या कम करना है? ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, वार्मिंग को कम करना। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? तो CO2 की मात्रा जो पृथ्वी पर बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी गर्म होना शुरू होगा। और जब गर्म होगा तो बर्फ के रूप में कई प्रकार के, मतलब बहुत सारे ऐसे भाग हैं जो जल के, जो बर्फ के रूप में है। ठीक है, ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएगा और फिर पूरा पृथ्वी तो जलमय होना तय है। तो भाई गर्मी को जो है वो कंट्रोल करना है, यानी ग्लोबल वार्मिंग को हमको कम करना है, पहला नंबर बात। दूसरा नंबर था कि वन को संरक्षित करना है। क्या करना है? वन संरक्षण। ठीक है, यानी वन को संरक्षण संबंधित, यानी वन संरक्षण हमको करना है, नहीं तो दिक्कत में फिर आ जाइएगा। इसी में है कि जैव विविधता को बनाए रखना है। जैव विविधता यानी जीवों में पाई जाने वाली विविधता। जैव विविधता देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैव विविधता, अगर बहुत सारे जीव जंतु नहीं रहेंगे, क्योंकि हर एक जंतु एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, अगर एक को वो अगर विलुप्त हुआ, आप लोग बायोलॉजी में पढ़िएगा खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, वहां आपको पता चलेगा कि भाई सब जीव एक दूसरे पर निर्भर है। अगर एक भी खाद्य श्रृंखला से गायब हुआ तो फिर पूरा श्रृंखला बिगड़ जाएगा, श्रेणी बिगड़ जाएगा और क्या कहते हैं, मानवीय सभ्यता का नाश तय है। तो जैव विविधता पर बल दिया गया कि भाई जीवों में जो विविधता, विभिन्न प्रकार के जो जीव है वो तो रहना चाहिए। अभी आप हाल फिलहाल में देखते हैं चीता को लाया गया था दूसरे देश से भारत में, चूंकि चीता विलुप्त हो गया था भारत में बहुत सारा, और चीता रहना अति आवश्यक है। ठीक है ना, क्योंकि ये सब पर्यावरण के अंग है। अगर ये सब नहीं रहेंगे तो फिर जैव विविधता नहीं रहेगी। तो जैव विविधता पर बल दिया गया था। ठीक है, इसी में था बात कार्यक्रम एजेंडा 21, इसी में था एजेंडा
एजेंडा मतलब होता है कार्यक्रम। एजेंडा 21 पर बल दिया गया। एजेंडा 21 में था यही सब बात भाई, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, वन संरक्षित करना, ये सब एजेंडा 21 प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का ही अंग है। इसके बाद रियो डी जेनेरो पर, मतलब रियो डी जेनेरा घोषणा पत्र लागू किया गया। आज से सभी लोग, मतलब जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन थे, संकल्प लें कि हमें पृथ्वी को बचाना है। तो इतना बात उसका विशेषता था। ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट इसको आप लोग कह सकते हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित 4 नंबर पॉइंट। ठीक है, रियो घोषणा पत्र पर समझौता इसी में हुआ था। किस पे? तो रियो घोषणा पत्र पे समझौता। इसी में अगर अगला पॉइंट लिखें तो रियो घोषणा पत्र पर समझौता, रियो जेनेरो घोषणा, रियो डी जेनेरो में हुआ था ब्राजील में। तो वहां घोषणा पत्र पे साइन किया गया कि ये सब बात घोषित किया जाता, आप लोग सारे देश सक्षम है। तो सारे देश का लोग सिग्नेचर वहां पे किया था कि भाई हाँ हम लोग पृथ्वी को बचाने में सहयोग देंगे। तो रियो घोषणा पत्र, रियो घोषणा पत्र पर संरक्षण अथी क्या कहते हैं, रियो घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, साइन किया गया, हस्ताक्षर, सहमति प्रस्तुत हुआ सभी विश्व के लोगों का। तो चलिए ये था हमारा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। इसी में हम लोग अब बात करेंगे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के बारे में। ठीक है, इसको हम ऊपर से साफ कर दें। लिख लिए होंगे, हट गए कुछ लिख लिए होंगे एक बार। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे। ये तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था, इसको भी देख लेंगे आप लोग, ये पूरा बोर्ड हमको साफ करना। ये तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था। इसी में अगर हम बात करें द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की बात किया जाए तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन में भी यही बात लिखना है। ठीक है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की बात किया जाए तो आयोजन स्थल कहाँ था इसका? न्यूयॉर्क। आयोजन स्थल कहाँ था? आयोजन स्थल कहाँ था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का? न्यूयॉर्क में। कहाँ था? न्यूयॉर्क में था। न्यूयॉर्क है कहाँ? तो अमेरिका में। अमेरिका न्यूयॉर्क में था। ठीक है, आयोजित कब हुआ था? तो आयोजित हुआ था ये जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन है, ये 5 साल बाद, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से 5 साल बाद आयोजित हुआ था। आयोजन तिथि कब था इसका? इसका अगर हम आयोजन तिथि की बात करें, आयोजन तिथि इसका था आपका जून 1997 में। कब था? जून 1997 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। और इसका नाम है, अन्य नाम इसका क्या है? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का अन्य नाम है +5। अन्य नाम क्या है? +5। ठीक है, +5 कार्यक्रम, +5 कार्यक्रम। +5 क्यों नाम रखा गया? क्योंकि ये 5 साल बाद आयोजित हुआ था, इस वजह से +5 सम्मेलन। इसको क्या पढ़ेंगे? +5 सम्मेलन या कार्यक्रम भी इस पृथ्वी सम्मेलन को कहते हैं, क्योंकि 5 वर्ष क्या कहते हैं, 5 वर्ष के बाद ये शुरू हुआ था, इस वजह से। ठीक है, चलिए फिर आगे हम लोग बढ़े। अभी इसमें है बहुत सारा पॉइंट है। ठीक है, और इसमें भी इसी के आसपास देश भाग लिया था, ज्यादा इसमें भी नहीं था। चलिए तो हम ये मिटा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये आपसे पूछ लेगा या टिप्पणी पूछ सकता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन पे टिप्पणी आप लोग बताइए, या द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन पर टिप्पणी आप लोग लिखिए। तो उसमें आप लोग को ये लिखना पड़ जाएगा। अब बात आता है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का। किसका? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन की बात आती है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, अब देखिए तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है, पहला नंबर बात वही कि भाई आयोजन स्थल इसका कहाँ है? आयोजन स्थल, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ है? आयोजन स्थल है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। कहाँ है? जोहान्सबर्ग। आयोजन स्थल कहाँ है इसका? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। कहाँ है? साउथ अफ्रीका। ऐसे मतलब साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका है। आयोजन की तिथि कब है? आयोजन की तिथि कब है, यानी आयोजित कब हुआ था ये? आयोजन तिथि है आपका ये 2000 ईस्वी में, मतलब 2000 कहने का मतलब है कि 2002 में, दिसंबर 2002 में इसका आयोजन किया गया था। कब किया गया था? दिसंबर 2000 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और इसी में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में ही पर्यावरण से संबंधित 150 धारा लागू किया गया था। कितने? मतलब इसी में, मतलब पर्यावरण से संबंधित 150 धारा लागू हुआ था। पर्यावरण से संबंधित 150 धारा लागू हुआ था। कितना धारा? 150 धारा
लागू हुआ था, इतना नियम कानून लागू हुआ था पर्यावरण से संबंधित 150 कम से कम, कितना 150 लागू हुआ था। और इसमें भाग कितना लिया था, तो भाग लिया था आपका 2000 प्रतिनिधि। भाग कितना लिया था, 2000 लोग भाग लिया था। भाग कितना लिया था, लगभग 2000 लोग। कितना लोग भाग लिया था इसमें, 2000 लोग भाग लिया था, विभिन्न विभिन्न देशों से 2000 लोग भाग लिया था। ठीक है, तो ये आपका था क्या, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन की बात थी, और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। पहला कब हुआ था, पहला 1992 में हुआ था। दूसरा कब हुआ, 1997 में हुआ है। और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ है, तो 2002 ईस्वी में। ठीक है, पहला कहाँ आयोजित हुआ था, तो पहला रियो डी जेनेरो में आयोजित हुआ था। दूसरा कहाँ आयोजित हुआ है, तो न्यूयॉर्क में। और तीसरा कहाँ, जोहान्सबर्ग में। ठीक है, ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, तो जोहान्सबर्ग में। ये बार शायद 25 में क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए इसको लिख लिए होंगे, फिर आगे हम लोग बढ़े एजेंडा 21 की तरफ। ठीक है, और 2 टॉपिक और इसमें बच गया, उसको भी खत्म आज ही कर देना है। इसको मिटा रहे हैं ऊपर से। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। नोट कर लिए। चलिए आगे की हम लोग और बढ़े, तो आगे जो हेडिंग डालिएगा वो है एजेंडा 21 या कार्यक्रम 21। आगे का जो हम लोग का टॉपिक होगा वो क्या है, एजेंडा 21, यानी कार्यक्रम 21। एजेंडा मतलब होता है कार्यक्रम। एजेंडा 21 के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो एजेंडा 21 है, ये 1992 में आयोजन हुआ था। कब किया गया था, 1992 में। कब, 1992 में। आयोजन कब है इसका, आयोजन हुआ था 1992। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में ही एजेंडा 21 का बात चला था। आयोजन स्थल मतलब आयोजन किसके द्वारा किया गया था, तो यूएनसीईडी के द्वारा। यूएनसीईडी किसको कहते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास समिति। आयोजन किसके द्वारा किया गया था, आयोजक कौन था इसका, आयोजक आयोजक था एजेंडा 21 का यूएनसीईडी। यूएनसीईडी यानी यूनाइटेड नेशंस। इसका अगर हम पूरा नाम लिखें यूएनसीईडी का, तो लिख लीजिएगा यूनाइटेड, यूएनआईटीईडी, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, CONFERENCE, कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट, ऑन ENVIRONMENT, नेशन, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलप्ड, DEVELOPMENT, डेवलपमेंट है। ठीक है, डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। यानी इसका जब हिंदी में अगर हम इसका हिंदी की बात करें, हिंदी होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास समिति। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास समिति, और विकास समिति। इसका जो हिंदी नाम होता है क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास समिति। ये भी बात आप लोग लिख लेंगे। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी आयोजक जो इनका था, एजेंडा 21 का आयोजन कौन किया था, यूएनसीडी। ये संगठन है, ये वैश्विक स्तर पर एक संगठन स्थापित किया गया पर्यावरण और विकास से संबंधित। ठीक है, तो उसी के द्वारा ये आयोजन किया गया था। जब आयोजन कहाँ किया गया था, तो जब एजेंडा 21 का क्या कहते हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जब रियो डी जेनेरो में हुआ था, तो ये भी रियो डी जेनेरो में ही होगा। रियो डी जेनेरो में इसका भी आयोजन किया जाएगा। ठीक है ना, इसका भी आयोजन कहाँ किया जाएगा, रियो डी जेनेरो में इसका भी आयोजन किया जाएगा। तो ये एजेंडा 21 था। अब एजेंडा 21 में बात क्या क्या शामिल किया गया था वो समझिए। बात इसमें शामिल किया गया था, इसमें एक और बात लिख सकते हैं, एजेंडा 21 का एक और बात है, ये तो कहीं आप नोट में लिख लेंगे कहीं। ठीक है, ये आप कहीं नोट में लिख लेंगे ये बात। ठीक है, ये बात कहीं आप नोट में लिख करके खत्म करेंगे, इसको मिटाएंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है ना, आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। इसको आप लोग नोट में कहीं लिख लेंगे, वैसे यहाँ लिख देते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास समिति, ठीक है, ये लिख लेंगे। और इसी का इंग्लिश यहाँ नीचे में है। ठीक है, इसी का इंग्लिश, यूएनसीडी का इंग्लिश यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट and developed and DEVELOPment डेवलपमेंट। ठीक है, इसको आप लोग बस ऐसे ही लिख लेंगे, हम तो लिख लिए। अब देखिए ये बात हो गया। तो इसका जो आयोजन था वो तो रियो डी जेनेरो में ही था। कहाँ था आयोजन? रियो डी जेनेरो में। इसी के द्वारा एजेंडा 21 के द्वारा ही, मतलब इसके द्वारा ही, या एजेंडा 21 के द्वारा ही, एजेंडा 21 के द्वारा ही विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना किया गया था। क्या किया था? विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना किसके द्वारा हुआ था? एजेंडा 21 के द्वारा। 1992 ईस्वी में विश्व पर्यावरण कोष के स्थापना हुआ था। कब? एजेंडा 21 के द्वारा 1992। अब ये कोष क्या था कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए एक कोष स्थापित किया गया था कि जिसमें आप डोनेशन दे सकते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। डोनेशन आप या तो पैसा के माध्यम से दीजिए, या तो आप वृक्ष लगाइए घर पे। ठीक है, वृक्ष लगा करके आप डोनेशन दे सकते हैं, या पर्यावरण को बचा करके। तो वो एक कोष की स्थापना किया गया था कि अगर जो भी व्यक्ति पर्यावरण से संबंधित, क्योंकि खर्चा तो होगा ही, अगर कोई भी चीज संरक्षित करे तो उसमें खर्चा होगा, तो खर्चा करने पूरा तो वहन, अब खर्चा कौन करेगा? वो देश कहेगा हम नहीं देंगे। तो एक कोष अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया गया था जो खर्चा का वहन करेगा और पर्यावरण संबंधित बातें को निपटारा करेगा। अब देखिए, तो ये एजेंडा 21 में बात क्या कहा गया था? तो गरीबी का निपटारा करना। क्या बोला था? गरीबी का निपटारा, पहला नंबर बात, गरीबी का निपटारा करना था। ठीक है, गरीबी का निपटारा करना था। उसके बाद है प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना था। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना था। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना था। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना था। इसके अलावा वनों की कटाई पर रोक लगाना था। कई प्रकार के इसमें नियम थे। वनों की कटाई पर रोक लगाना था। वनों की कटाई पर रोक लगाना था। तो कई प्रकार के इसमें बातों को रखा गया। किसमें? एजेंडा 21 में कई प्रकार की बातों को स्थान दिया गया था। इसको भी आप लोग नोट करेंगे। और एक टॉपिक आज बच गया है, क्योटो सम्मेलन। उसको देख करके हम लोग का ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। आप लोग इसको लिख लेंगे। ठीक है, एजेंडा 21 को समझ गए होंगे। इसमें और भी बातें का विवरण दिया हुआ है। हमने यहाँ पर मात्र तीन बात लिखा है। ठीक है, बस ये जान लीजिए कि यही गरीबी, पर्यावरण से संबंधित बातें हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए मिटाएं। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ये तो हो गया, आप लोग देख लिए। ठीक है, चलिए ये देखने के पश्चात हम लोग क्योटो सम्मेलन पे आ जाएंगे। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आप लोग का क्योटो प्रोटोकॉल या क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन, ठीक है, क्योटो सम्मेलन। इसका नाम क्योटो क्यों पड़ा है? चूंकि एक जगह है जापान का क्योटो, वहां पर आयोजित हुआ था, इस वजह से इसका नाम क्योटो सम्मेलन रखा गया। तो क्योटो सम्मेलन में हम लोग देखेंगे कि पहला नंबर बात, आयोजन इसका कब हुआ था? आयोजन तिथि की बात करेंगे कि क्योटो सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो दिसंबर 1997 में। आयोजन कब हुआ था इसका? तो दिसंबर 1997 में इसका आयोजन किया गया था। किसका? क्योटो सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ है? आयोजन स्थल की अगर हम बात कर लें तो ये है जापान के क्योटो नामक शहर में। कहाँ है? जापान के क्योटो नामक शहर में। जापान के क्योटो नामक शहर में। क्योटो नामक शहर में जापान के क्योटो नामक शहर में आयोजन इसका किया गया था। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य था पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना। ठीक है, पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना। पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना। ग्लोबल वार्मिंग से बचाना। पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना। पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना। ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? तो अभी ये बताए थे कि पृथ्वी पर जब CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, ठीक है, तो पृथ्वी गर्म होना शुरू हो जाता है।
और गर्म होना शुरू हो जाता है तो इससे जो ग्लेशियर जो है वो पिघलना शुरू हो जाता है, जो बर्फ का टीला है। और जब पिघलना शुरू होगा तो समझिए जलमग्न होना पृथ्वी का तय है। तो इतना बात है, ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का गर्म होना। ग्लोबल मतलब पृथ्वी और वार्मिंग मतलब गर्म, ठीक है ना। पृथ्वी का गर्म होना बस सीधा सा वही मतलब समझ, चूंकि आने वाला आगे है, फिर वहां हम लोग इसका डिटेल्स में जानेंगे। तो उद्देश्य ये था, ठीक है। और सम्मिलित देश इसमें कितना था, इसमें शामिल देश जो आपका था 159 था। शामिल देश कितना था, 159 देश इसमें भाग लिया था इस सम्मेलन में। कितना देश, 159 देश भाग लिया था, ठीक है। उद्देश्य था पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना। इसमें जो है 6 गैस पर प्रतिबंध, क्योटो सम्मेलन इसमें लिखेंगे, इसमें 6 गैसों पर प्रतिबंध लगाया गया। कितने गैसों पर, 6 गैसों पर प्रतिबंध लगाया गया। वो 6 गैस कौन कौन था वो हम देखेंगे। कितने गैसों पर प्रतिबंध लगाया गया था, 6 गैसों पर, जिसमें से आपका था CO2 गैस का उत्सर्जन पर, ठीक है। उसके बाद आपका लगाया था मीथेन CH4 पर, ठीक है, CH4 पर। उसके बाद था HFC पर, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर, ठीक है, इस पे HFC पे लगाया गया था। उसके बाद N2O पर, नाइट्रस ऑक्साइड पे लगाया गया था। इसके बाद और भी है फ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन पर प्रतिबंध लगाया था। फ्लोरोकार्बन पर प्रतिबंध लगाया गया था। कितना हुआ, तो 1 2 3 4 5, और एक और बच गया सल्फर हेक्सा क्लोराइड पर। किस पे, सल्फर हेक्सा क्लोराइड पे, सल्फर हेक्सा क्लोराइड पे, सल्फर हेक्सा क्लोराइड पर लिख लेंगे आप लोग, सल्फर हेक्सा क्लोराइड पे। ये 6 गैस पे इसमें प्रतिबंध लगाया गया था। पूछेगा नहीं, बशर्ते जान लीजिए कितने गैसों पर, 6 गैस। पहला था कि CO2, उसके बाद मीथेन CH4 पे प्रतिबंध लगा थी। ये सब हानिकारक गैस हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करने में अपना क्या कहते हैं अहम भूमिका निभा रही है, ठीक है ना। ये सब गैस पे बोला कि कंट्रोल करके हमको उत्सर्जित करना, अन्यथा फिर दिक्कत हो जाएगा। तो जब ये बात हुआ तो इसमें कुछ कुछ देश था बोला कि चलो हम इतना प्रतिशत कटौती कर लेंगे, हम इतना प्रतिशत कटौती कर लेंगे, हम इतना प्रतिशत। जिसमें यूरोपीय जो संघ था, यूरोप का जितना भी देश था, यूरोपीय संघ बोला कितना कटौती करेंगे, तो वो बोला कि भाई हम 8% कटौती करेंगे। कितना प्रतिशत, 8% कटौती करेगा। कौन गैस में थी, ये जो जितना भी गैस देख रहे हैं इस गैस में बोला 8% हम कटौती कर लेंगे। अमेरिका बोला हम 7% करेंगे। अमेरिका कितना बोला, अमेरिका आपका ये 7% कटौती करेगा। कितना, 7% कटौती करेगा। और जापान कितना करेगा, और जापान था, जापान बोला कि हम 6% करेंगे। यहीं पे लिख देते हैं, अगर अटे ठीक है दिखाई देगा तो। जापान बोला हम 6%। जापान कितना प्रतिशत कटौती करेगा, 6% जापान कटौती करेगा, ठीक है। ये बातें हो गई, ठीक है। इसी में हम लोग बात करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल का ही 2-3 गो और बातें हैं, ठीक है। अगर दिख रहा होगा तो चलिए पहले देख लेते हैं थोड़ा एक बार, क्या दिख रहा है बात। हाँ दिख रहा है, चलिए सही है, दिख रहा है, फिलहाल दिख रहा है इधर। ये हो गया, जापान 6% कटौती करेगा। कितना प्रतिशत, 6%। अब देखिए क्योटो प्रोटोकॉल या क्योटो सम्मेलन को मॉन्ट्रियल समझौता के नाम से जाना जाता है, मतलब विस्तार माना जाता है। तो इसी में अगर हम पॉइंट की बात करें, लिखना चाहेंगे पॉइंट, तो लिखेंगे क्योटो सम्मेलन को, क्योटो सम्मेलन को मॉन्ट्रियल समझौता का विस्तार माना जाता है। समझौता का विस्तार, मॉन्ट्रियल समझौता हुआ कब था, 1987 में। मॉन्ट्रियल समझौता का विस्तार माना जाता है, विस्तार माना जाता है। मॉन्ट्रियल समझौता का विस्तार माना जाता है, ठीक है। और क्योटो सम्मेलन विश्व पर्यावरण सम्मेलन, ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहा जाता है। इसी में लिख लेंगे यहाँ पर क्योटो सम्मेलन को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये लास्ट है, ये लास्ट पॉइंट यहाँ पर है कि क्योटो सम्मेलन को ग्रीन हाउस सम्मेलन एवं विश्व पर्यावरण सम्मेलन के नाम से जाना जाता है,
जाना जाता है। ये आपका खत्म हो गया यहाँ तक, ठीक है, यहीं तक था आपका। बहुत विस्तार से हमने अपना भर जितना भी कोशिश हुआ है, जितना भी ऑब्जेक्टिव निकले हैं, सारे के सारे लिखा दिए हैं। आप एक बार चैप्टर पढ़ लीजिए शुरू से, कहीं से भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं, आप लोग देख लीजिए अच्छी तरीके से, अगले वीडियो में आप लोग से मिलते हैं फिर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ठीक है, एक बार अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। धन्यवाद, जय हिंद।